दिस चैप्टर जो डेप्रिसिएशन है, ये चैप्टर हम लोगों का रियल लाइफ, ऑल्दो अकाउंट्स पूरा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, बट दिस यू विल बी एबल टू रिलेट, बिकॉज ये जो चैप्टर में जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट हम लोग अपने ऑलरेडी अपने जीवन में, अपने लाइफ में हम लोग ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को देखे हैं, सुने और अप्लाई किए हैं. नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इफ आई आस्क यू जनरली तुम लोग डेप्रिसिएशन का मतलब क्या समझता है? विदेश, व्हाट इज डेप्रिसिएशन एज पर यू? वैल्यू गिर जाता है. किस चीज की वैल्यू गिर जाता है? प्रोडक्ट का वैल्यू गिर जाना, प्रोडक्ट का वैल्यू गिर जाना, एसेट्स की वैल्यू गिर जाना. अगर जनरली अगर हम किसी से भी पूछे कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो आप लोग ये बोलेंगे सर इट इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. करेक्ट. बट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो एक लाइन, एक बहुत सिंपल सा सुनने में जो लाइन है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, राइट, इस लाइन का हम लोग थोड़ा सा मतलब इसको समझना पड़ेगा कि क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या है. थोड़ा सा हम लोग इसको डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ में. As I said, depreciation means decrease in the value of an asset. Now I have added a word here, due to its wear and tear. Now what is wear and tear? मतलब देखो होता क्या है, डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट को हम तुम लोगों को दो एस्पेक्ट से समझाएंगे. एक इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से, दैट इज फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ यूटिलिटी. अगर आप लोगों को याद होगा, जिन्होंने आईसीएसई बैकग्राउंड से 9-10 में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, और अगर आप लोग अभी 11 में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, तो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द वर्ड यूटिलिटी. नाउ दिस इज वेयर एंड टेयर बेसिकली. नाउ आप लोग ये वर्ड सुने होंगे, पढ़े होंगे, यूटिलिटी. और किसी भी चीज का अगर यूटिलिटी होगा तो उसका हमारे लिए क्या होगा? वैल्यू होगा. यूटिलिटी क्या होता है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? वांट सेटिस्फाइंग पावर. अगर कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा सामान, वस्तु, थिंग, प्रोडक्ट एक इंसान का किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने का क्षमता रखता है, तो उसके अंदर में यूटिलिटी होती है. और अगर उसके अंदर में यूटिलिटी है तो उस सामान का हमारे लिए उसका क्या होता है? वैल्यू होता है. सो इन अ बिजनेस, इन अ कंपनी, देयर आर लॉट ऑफ एसेट्स. करेक्ट. एसेट्स आर माय रिसोर्सेस ड्यू टू विच माय बिजनेस इज रनिंग. जो मेरा बिजनेस चल रहा है वो मेरे एसेट्स से चल रहे हैं. आज जिस बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूं, जिस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूं, स्मार्ट डिवाइस का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कैमरा से जिस इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, जिस बेंचेस में तुम लोग बैठे हैं ना, एवरीथिंग आर माय रिसोर्सेस विच आर हेल्पिंग मी टू रन दिस इंस्टीट्यूट एंड टू हेल्पिंग मी टू टेक द क्लासेस. यस और नो? नाउ आई एम यूजिंग दिस रिसोर्सेस because these resources has, and why these are called resources? Because they have the power to satisfy my want. हम जो चाहते हैं, जैसे पढ़ाने का, जिस ढंग से मैं पढ़ाना चाहता हूं, ये सब चीज मेरे को वो करने में मदद कर रहा है. इसीलिए इन सभी वस्तुओं का, इन सारे चीजों का मेरे लिए यूटिलिटी है. और अगर यूटिलिटी है तो इसकी वैल्यू है. Now what happens when I'm using these resources? मैं जैसे जैसे इन रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूं, ये प्रोजेक्टर को यूज कर रहा हूं, ये बोर्ड को यूज कर रहा हूं, इस पेन को यूज कर रहा हूं, मैं इसका यूटिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं. डू यू अग्री? करेक्ट. मैं इसका जो बेनिफिट है, इन सारे एसेट्स के अंदर में जो बेनिफिट है, वो सारे एसेट्स के बेनिफिट को मैं कंज्यूम कर रहा हूं. करेक्ट. और जैसे जैसे मैं इस प्रोडक्ट का यूटिलिटी को कंज्यूम करूंगा, जैसे जैसे मैं सारे रिसोर्सेज का यूटिलिटी को कंज्यूम करूंगा, मतलब उस एसेट्स के अंदर का यूटिलिटी क्या होते जाएगा? अगर यूटिलिटी कम हो तो क्या होगा? वैल्यू. सो अगर डेप्रिसिएशन को एक कॉन्सेप्ट से समझना है, तो आज एक एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज क्यों होती है? व्हाई देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू? प्लीज रिमेंबर, डिक्रीज इन द वैल्यू एंड डिक्रीज इन द प्राइस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. मार्केट में किसी एसेट का प्राइस कम हो जाना, दैट इज नॉट डिप्रिसिएशन. प्लीज कीप दिस इन माइंड. हम लोग बात कर रहे हैं हमारे पास जो एसेट्स है,
हमने जिस वैल्यू में एसेट्स को लेकर के आया था उसका वैल्यू मेरे लिए हमेशा सेम नहीं रहता है। उसका प्राइस मार्केट में क्या हो हमको उसके मतलब नहीं है। मैंने एक फोन को खरीदा है, एक आईफोन को खरीदा है 1 लाख रुपया में, करेक्ट। अब वो आईफोन मार्केट में 90,000 का हो गया, मार्केट में 80,000 का हो जाए, या मार्केट में 1,10,000 का हो जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर कल को इसके यही आईफोन का दाम 1 महीना के बाद 90,000 रुपया हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब बोलूंगा मेरा फोन डेप्रिसिएट हो गया। नो, दैट इज अ मार्केट प्राइस ऑफ आईफोन दैट हैज कम डाउन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। व्हाट इज डेप्रिसिएशन फॉर मी इज दैट आफ्टर 1 मंथ व्हेन आई यूज दिस फोन फॉर 1 मंथ, इस फोन का लाइफ में से मैंने 1 महीना क्या कर लिया, ले लिया। तो जब मैंने उसका लाइफ से 1 महीना ले लिया तो उसकी यूटिलिटी 1 महीना से क्या हो गया, कम। अब कल को जब हम 1 महीना बाद इस फोन को बेचेंगे तो क्या वो 1 लाख में बिकेगा, नहीं बिकेगा, उसकी वैल्यू गिर गई है। क्यों उसकी वैल्यू गिरा है, क्योंकि उसका यूटिलिटी कम हो गया। क्यों उसका यूटिलिटी कम हुआ, क्योंकि मैंने उस फोन को यूज किया। सिंस मैंने उस फोन को यूज किया, उसके अंदर में जो पावर था उस पावर को मैंने क्या कर लिया, यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया उसका लाइफ में से। उसका अगर जिंदगी 5 साल का था कि 5 साल वो आईफोन चल सकता है, तो मैंने उसका जिंदगी में से 1 महीना क्या कर लिया, कम कर लिया, यूज कर लिया। So why there is a decrease in the value? The decrease in the value is because there is a decrease. Basically, we are using the utility. We are consuming the utility. We are destroying the utility. And since we are destroying the utility, there is a decrease in utility and there is a decrease in value. And this whole concept is known as what? Depreciation. Now, this is one way of understanding depreciation. ये एक तरीका है, और जो ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकल तरीका है, जो हमको समझ में आता है कि हां ये हमको भी कन्विंस करता है, हम भी कन्विंस होते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि यस, दिस इज व्हाट डेप्रिसिएशन इज ऑल अबाउट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन को एक और तरीका से समझा जा सकता है, दैट इज थोड़ा सा हम लोग उसको अकाउंटिंग तरीके से अगर देखा जाए। यूटिलिटी कॉन्सेप्ट वाज एक्चुअली फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, depreciation is a method of what? Is a method of accounting, is a method of accounting of allocating the cost of a tangible or a physical asset over its useful life or life expectancy. इसका मतलब क्या होता है समझते हैं हम लोग। ये एक ट्रक है, मैंने एक ट्रक खरीदा, ठीक है, और हम लोगों ने इस ट्रक को 1 लाख रुपया में खरीदा, गॉट इट। अब इस ट्रक को मैंने खरीदा है 2022 1 जनवरी साल के शुरुआत में, करेक्ट ना। इफ यू रिमेंबर, हम लोग जब सीखे जर्नल एंट्री, तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा, ट्रक अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, क्लियर। नाउ व्हाट आर वी ट्रीटिंग, इस ट्रक को हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग इस ट्रक को क्या मानते हैं, एसेट मानते हैं, वेरी गुड। और इसको हम लोग अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, करेक्ट। एंड व्हाई इज इट सो, व्हाई इज इट दिस ट्रक इज बीइंग ट्रीटेड एज एन एसेट? Why? It's being treated as an asset because I'm going to get benefit from this truck in future. And say suppose 10 years. इस ट्रक की जिंदगी है 10 साल। अब होता क्या है, जब मैंने 2022 में इस ट्रक को खरीदा तो मैं इस ट्रक को अपना एक्सपेंस नहीं माना। क्यों नहीं माना? इसको मैंने खर्चा नहीं माना, एक्सपेंस नहीं है मेरे लिए। एक्सपेंस है मेरे लिए, क्यों नहीं है एक्सपेंस? क्यों नहीं है मेरे लिए एक्सपेंस विदिश? क्यों एक्सपेंस नहीं है मेरे लिए? क्योंकि एक्सपेंस का मतलब मैंने आपको समझाया था, एक्सपेंस इज द बेनिफिट कंज्यूम्ड, यस और नो। आप जितना बेनिफिट लेते हैं, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग करते हैं ना, नॉट कैश बेसिस अकाउंटिंग। आप जितना पेमेंट किए दैट इज नॉट योर एक्सपेंस। आपने जितना बेनिफिट लिया है वो आपका एक्सपेंस, यस और नो। सो देयरफॉर
आपने जिस साल 2022 में ट्रक को खरीदा 1 लाख रुपया में, क्या आपने 1 लाख रुपया का बेनिफिट, पूरा का पूरा ट्रक का बेनिफिट 2022 में ले लिया? ले लिया। दैट इज वाई 2022 में, राइट, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं? एसेट, क्योंकि इसका बेनिफिट हमको आने वाला 10 साल 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 10 साल तक मिलेगा। बट मैं इसका पेमेंट और करने वाला नहीं हूं। सो आई बॉट दिस ट्रक एंड आई एम गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस ट्रक इन द नेक्स्ट 10 years. नाउ दिस ट्रक, ये जो 1 लाख रुपया है, ये 1 लाख रुपया को मैंने 2022 में तो एसेट माना, लेकिन यही 1 लाख रुपया आने वाला 10 सालों में ये एक्सपेंस का रूप लेगा। ये 1 लाख रुपया जो आज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आने वाला 10 सालों में हर साल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कन्वर्ट होगा मेरा एक्सपेंसेस में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट नाउ मैंने इस ट्रक को 2022 में एक बार में मैंने 1 लाख रुपया रिकॉर्ड किया और 1 लाख रुपया एज एन एसेट लिख लिया। अब होता क्या है, ये इसका लाइफ पीरियड है जो मैंने यहां पे एक लाइफ बनाया है उसका। सो से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साल। सो 12 साल ये ट्रक चलेगा। हम जिस साल मैंने ट्रक खरीदा, मैं उस साल ट्रक को एक्सपेंस नहीं मान के, मैं ट्रक को एक्चुअली एक्सपेंस मानता हूं। कैसे? हर साल वो पोर्शन जितना का मेरे को ट्रक से बेनिफिट मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? So I spent, say for example, 1,20,000 behind this truck. I bought this truck at 1,20,000. I took it 12 years. That is why for the calculation purpose, I took it 1,20,000. So मैंने 1,20,000 रुपया का मैंने ट्रक लिया। So जिस साल मैंने ट्रक लिया, मैं उस साल 1,20,000 को अपना एक्सपेंस नहीं मानता। उस साल मेरे लिए 1,20,000 एसेट है। डेप्रिसिएशन एक ऐसा तरीका है अकाउंटिंग करने का, एसेट्स को रिकॉर्ड करने का, जहां हम लोग एसेट के कॉस्ट को उसके जीवन काल में, जितना उसका जीवन है, उसके जीवन में इस एसेट का कॉस्ट को हम लोग स्प्रेड कर देते हैं। सो अगर 12 साल उसका जीवन है, हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि 12 साल का एंड होते होते ये ट्रक खत्म हो जाएगा और इससे कोई बेनिफिट हमको और मिलने वाला नहीं है। सो इन दैट केस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 साल, हर साल आपको ट्रक से कितना का बेनिफिट मिल रहा है? So every year you are getting a benefit of 10K, 10K, 10K. This 10K you are getting benefit because you're using this truck. And since you are using this truck, it means every year आप 10,000 का बेनिफिट ट्रक से क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। और हर साल 10,000 का बेनिफिट आप इस ट्रक से ले रहे हैं, तो यानी कि हर साल 10,000 का इसका बेनिफिट कम हो रहा, मतलब इसके लिए 10,000 का वैल्यू भी क्या हो रहा है? एक ही चीज है। सो जब हम लोग कोई एसेट को परचेस कर रहे हैं, उस एसेट को उसका पीछे जो हम लोग एसेट की जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है, उसे हम लोग जिस साल खरीदे उस साल हम लोग उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। लेकिन वही कैपिटल एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली ओवर द इयर्स ग्रेजुअली वो कन्वर्ट हो जाता है मेरा एक्सपेंसेस में। सो जिस साल मैंने खरीदा उस साल उसको मैंने अपना एक्सपेंस नहीं माना, लेकिन हर साल के एंड में एक सर्टेन पोर्शन उस ट्रक का क्या बनते जाएगा? एक्सपेंस बनते जाएगा। एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग मेथड. इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग योर एसेट. इट इज अकाउंटिंग मेथड ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट. एलोकेटिंग का मतलब समझते हो? बांटना. देखो होता क्या है, जब मैंने ट्रक को 2022 में खरीदा 1,20,000 रुपए देके, तो मैंने उसको 1,22,000 का एक्सपेंस नहीं माना, 2022 का एक्सपेंस नहीं माना। क्यों नहीं माना? हमने आपसे पूछा तो आप लोग ने बोला कि क्योंकि आने वाला साल में भी बेनिफिट मिलेगा। एग्जैक्टली
जब इस ट्रक का बेनिफिट आने वाला सालों में भी है, तो फिर इस ट्रक का कॉस्ट एक ही साल में क्यों ये यूज होगा, एलोकेट होगा? क्योंकि अगर ये 12 साल तक ट्रक यूज होगा तो ये 1,20,000 रुपया भी 12 साल में क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। क्योंकि इसका बेनिफिट हमको कितने साल में मिलने वाला है, 12 साल में। तो उस एसेट का कॉस्ट भी हम क्या करेंगे, 12 साल में डिवाइड कर देंगे। सो हर साल कितना पड़ा, 10,000 रुपया। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट में, लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल है कि जिस साल हमने एसेट खरीदा उस साल हमको पूरा उस 1,20,000 का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उस साल 1,20,000 को हम अपना एक्सपेंस नहीं मान सकते हैं, उसका बेनिफिट 12 साल तक मिलेगा। तो हर एक 1,20,000 का 10,000 रुपया करके 12 साल तक हर साल 10,000 रुपया मेरे लिए एक्सपेंस होगा। यही 10,000 रुपया तुम्हारे लिए क्या है, और कुछ नहीं बल्कि डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर साल तुमको 10,000 रुपया पे करना है। नो, इट्स नॉट दैट। आपने पेमेंट एक बार कर दिया है, ये 10,000 रुपया आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज एन एक्सपेंस। आपने 2022 में 1,20,000 को एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं किया। आपने 2022 में इस 1,20,000 रुपया को, जिस साल आपने एसेट को खरीदा उस साल आपने 1,20,000 को एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं किया। आप अपना एक्सपेंस 1,20,000 रुपया को नहीं मानते हैं। दैट इज वाई आप 1,20,000 को एसेट बोले, एक्सपेंस नहीं बोले। You didn't recognize your expense 1,20,000. You recognize as an asset, but you will recognize as an expense, not in 1 year, but in 12 years. वो पूरा 12 साल में उसको हम लोग एक्सपेंस मानेंगे। हर साल कितना मानेंगे, 10,000। That is the concept behind of depreciation. So basically, that is depreciation. It is a method of allocating the cost. जो कॉस्ट है उसको एलोकेट करो, उसका जीवन काल में क्या कर दो, बांट दो। जितना उसका लाइफ है उसमें एसेट का कॉस्ट को स्प्रेड कर दिया, तो वही हर साल उसका क्या हो गया, डिप्रिसिएशन। उसी को डिप्रिसिएशन बोल रहे हैं। अब ये जो हम लोग एसेट के कॉस्ट को एलोकेट किए उसका लाइफ पीरियड में, या ऐसा बोल लो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका, हम कैसे अंदाज लगाएंगे कि मेरा एसेट का वैल्यू कितना से कम हो रहा है? मैं कैसे इस बात की कैलकुलेशन करूंगा कि मैंने बेनिफिट कितना का लिया? हर साल हम तो एसेट यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरा कैलकुलेशन किस चीज पे डिपेंड करेगा? मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि मेरा एक एसेट कितना से उसका वैल्यू घटा, उसकी यूटिलिटी कितना से कम हुआ, मैंने कंजम्पशन कितना से किया? तो उसका 2 तरीका होता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक? और इसको हम लोग बुक वैल्यू मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक? और एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये 2 अलग मेथड है, अलग अलग मेथड को समझते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन वेरी सिंपल, एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करेगा। क्या है इसमें? फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, whatever is the cost of the asset divided by estimated life time, एसेट का कॉस्ट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक? लेकिन तुम यहां पे देखोगे कॉस्ट ऑफ द एसेट हमने एक माइनस किया है, क्या? रेसिडुअल वैल्यू। व्हाट इज दिस रेसिडुअल वैल्यू? इस रेसिडुअल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू, और इसका एक और नाम है
सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और कोई दिक्कत समझ में आया? स्क्रैप और सैल्वेज। अब ये कॉस्ट से माइनस क्यों होता है? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि स्क्रैप और सैल्वेज वैल्यू होता क्या है। सैल्वेज वैल्यू वो वैल्यू है, या स्क्रैप वैल्यू, जब एसेट का पूरा जीवन खत्म हो गया, उसका जितना लाइफ था वो लाइफ खत्म होने के बाद भी, मतलब वो कूड़ा बन गया मेरे लिए, वो स्क्रैप हो गया, अब वो कोई काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है मेरे लिए, उस हालात में भी, उस कंडीशन में भी वो उसको बेचने से हमको कितना पैसा मिल जाएगा, वो मेरा उसका क्या है? सैल्वेज वैल्यू। सो से फॉर एग्जांपल मैंने 1,20,000 रुपया में ट्रक को खरीदा, ठीक है, और ये एस्टिमेट किया गया है कि कल को अगर ट्रक 10 साल बाद भी ट्रक का पुर्जा हिल जाए, खत्म हो जाए, अब वो ट्रक चलने वाला भी नहीं है, तो उसको किलो का हिसाब से अगर बेचेंगे तो भी हमको कम से कम कितना मिल जाएगा? मतलब इतना तो वैल्यू उसका रहेगा ही रहेगा, यानी कि वो डेप्रिशिएट कितना से करेगा? पूरा जीवन भर में उसका वैल्यू कितना से कम होगा? 1 लाख। और वो कितना सालों में होगा? 10 सालों में होगा, जितना भी सालों में होगा डिवाइड कर दो, तो पर ईयर उसका वैल्यू कितना से डिक्रीज हुआ? दैट इज द डेप्रिसिएशन, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, बिकॉज यू फॉलोइंग अ स्ट्रेट पार्ट। हर साल आपका डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो क्या होता है? वो सेम होगा। हर साल क्या होगा? डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होगा। से फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 1 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years, राइट, एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर annum। सर ये कहां से आया? ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, जो हम लोगों का अकाउंटिंग गाइडलाइंस ICAI है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी लोग क्या करता है, एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का एक गाइडलाइंस इशू करता है। इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस देख लिया जाता है कि ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री में बाकी सारे लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या रेट डेप्रिसिएशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स का डेप्रिसिएशन का रेट अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का अलग होता है ना, टैंजिबल जो तुम्हारा फर्नीचर गुड्स का डेप्रिसिएशन का रेट अलग होता है, मोबाइल फोन्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग, ऑटोमोबाइल्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग होता है। सबका एक अलग अलग रेट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, तो वहां से ये मिल जाता है। समझ में आया? करेक्ट। करना क्या है? 1 लाख जो आपका कॉस्ट है, जितना में आपने एसेट को खरीदा है, अगर आपको रेट दे दिया तो इसका कोई आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रेट लो into 10/100 which is equal to how much? 10,000। अब एक चीज यहां रखना, आप जो ये रेट देख रहे हो ये 10% पर एनम है। मतलब जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं एक एसेट पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच प्लेस इज टाइम, एंड दिस इज वेयर बच्चों का टाइम खराब हो जाता है। ये सुनने में देखने में बहुत इजी लगता है, बट इसको ध्यान में रखना, जब आप सॉल्व कर रहे हो सम, इसको ध्यान में रखते हुए करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर से फॉर एक एग्जांपल आपने 2022 में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपने 2022 में अगर आपने 1 अप्रैल को एक एसेट खरीदा है, तो 2022 में जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा तो उसका डेप्रिसिएशन अप्रैल से दिसंबर तक होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो जितना पीरियड के लिए यूज होगा डेप्रिसिएशन भी उसी हिसाब से होगा ना भाई। कॉमन सेंस है कि नहीं है? हाँ, अगर तुम एक महीना पुराना तुमको एक मोबाइल फोन मिले और वही मॉडल का 4 महीना पुराना फोन मिले, दोनों का तुम सेम वैल्यू दोगे? क्यों? जो जितना ज्यादा यूज हुआ है उसकी वैल्यू उतना ज्यादा कम होगा, उसकी यूटिलिटी उतना कम हुआ। यानी कि डेप्रिसिएशन इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो एसेट कितना यूज हुआ है। सो जिस साल आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा कि उस साल वो एसेट कितना महीना यूज हुआ।
एंड अकॉर्डिंगली आपको डेप्रिसिएशन उस हिसाब से निकालना पड़ता है अगर डेप्रिसिएशन का रेट पर एनम के हिसाब से दिया है तो। सो भले 2022 में वो अप्रैल में आया तो अप्रैल से मार्च तक का डेप्रिसिएशन, सॉरी अप्रैल से दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन 2023 में पूरा एक साल का होगा, क्योंकि 2023 में तो वो पूरा एक साल यूज हुआ। सो देयरफॉर द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर which you have to keep in mind. So whenever you calculate depreciation, right, so this is how you need to understand that this is a way of calculating depreciation. So just example लेते हैं। So say for example first year आपका 1 लाख पे 10%, हम मान लेते हैं पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन हो रहा है 10,000। सेकेंड ईयर 1 लाख बाय 10% 10,000। थर्ड ईयर 1 लाख का 10% 10,000। फोर्थ ईयर 1 लाख का 10% 10,000। So you can see the depreciation amount is what? Fixed, and that is why we are calling it fixed installment method. क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? Fixed installment method। समझ में आया? And you see there is straight line, एक ही फिगर हो रहा है, that is why you are calling it a straight line method. And one more thing, every year depreciation is calculated on 1 lakh, the value at which the asset was bought. That is what is called historical cost. What is historical cost? The cost at which the asset was bought. जिस दाम में आपने एसेट को खरीदा था उसी को हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, और हर साल डेप्रिसिएशन उसी पे ही कैलकुलेट होगा। सो अगर आपको बोले हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ये स्ट्रेट लाइन मेथड, तो समझ लेना कि डेप्रिसिएशन किस पे है। क्लियर है? समझ में आया? अब आएंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और इसे हम लोग नेट बुक वैल्यू मेथड भी कहते हैं। WD, इसका बहुत सारा नाम है। एक WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड RBM, और एक नेट बुक वैल्यू मेथड। सो 3 नाम है इसका। तीनों में से अगर कुछ भी आ जाए तो मत बोलना कि भैया तो पढ़ाए नहीं हम लोग को। सो इट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड और नेट बुक वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीनों नाम ये मेथड का कैसे पढ़ा, इसको अभी हम लोग जस्टिफाई हम करके दिखाएंगे कि आप लोगों को कॉमन लॉजिक लगेगा कि हाँ ये नाम क्यों है। Under this method, what is happening? The depreciation is calculated on the net book value of an asset. यहां पे जो depreciation calculate होगा वो calculate होगा on the net book value of an asset. Now, what is the net book value of an asset? Let's take an example. मान लेते हैं first year cost of the asset is 1 lakh, estimated life at 10 years, rate of depreciation at 10%. ठीक, तो हम ये मान लेते हैं कि जो पहला साल जब खरीदाया तो वो साल के शुरू में खरीदवाया। सो देयरफॉर फर्स्ट ईयर मेरा डेप्रिसिएशन कितना महीना का होगा? कितना महीना का होगा फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन? 1 साल का डेप्रिसिएशन पूरा होगा। सो फर्स्ट ईयर मेरा जो डेप्रिसिएशन होगा 1 लाख, इंटू 10%, which is equal to 10,000. So at the end of first year, at the end of first year, 1 lakh minus 10,000 is the value of the asset, that is 90,000. This is called net book वैल्यू। सो पहला साल मैंने 1 लाख में खरीदा, 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन होने के बाद वो एसेट की वैल्यू कितना हो गया? 90,000।
अब जब सेकेंड ईयर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा किस पे? 90,000 पे 10%, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 9,000। और अब सेकेंड ईयर के एंड में, सो एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपका एसेट का वैल्यू हो गया 90 माइनस 9, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 81,000। अब जब आपका थर्ड ईयर आया, तो थर्ड ईयर आपका डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो 81,000 का 10% होगा, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 8100। एम आई क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट और सेकंड मेथड। द फर्स्ट मेथड में हम लोग तीनों साल डेप्रिसिएशन किस पे निकाले? किस पे? कॉस्ट। वो क्या था? क्या था वो कॉस्ट? कितना था? सो तीनों साल डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट हो रहा था? 1 लाख। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या है कि डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगा? नेट बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू। What is net book value, written down value? The value of an asset after depreciation. So पहला साल जो कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन वो किस पे होगा? तो बुक वैल्यू, वो तो कॉस्ट वैल्यू पे होगा, क्योंकि पहला साल तो नेट बुक वैल्यू नहीं हो सकता। जिस साल एसेट खरीदे हैं उस साल आपने डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया? ₹1,00,000 पे, जिस वैल्यू पे आपने एसेट को खरीदा था। लेकिन सेकेंड ईयर से अगर आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन आपका कॉस्ट वैल्यू पे नहीं बल्कि नेट बुक वैल्यू पे कैलकुलेट हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है? डेप्रिसिएशन निकालने के बाद आपका एसेट का जो वैल्यू बच जाता है, नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन उसी पे होता है। सो सेकेंड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन निकालने के बाद एसेट का 90,000 से नेट बुक वैल्यू से 90 से 9 माइनस करने के बाद जो बचा, अब नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगा? 81,000 पे होगा। फिर आप 81,000 से माइनस करोगे 8100, जो बचेगा नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन किस पे होगा? उस पे होगा। और यही सिलसिला चलते रहेगा, इसलिए इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि एसेट की बैलेंस क्या होते जा रही है? कम होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सो वो एकदम सिंपल था, उसमें पकड़ना था आपको कॉस्ट, सेम वैल्यू पे लगाते चलो डेप्रिसिएशन, उसी पे कैलकुलेट करते चलो। यहां पे हर साल डेप्रिसिएशन होने के बाद एसेट का वैल्यू क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, डेप्रिसिएशन उस पे लगेगा। एक चीज याद रखना, चाहे तुम स्ट्रेट लाइन मेथड करो या तुम रिटन डाउन वैल्यू मेथड करो, दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है टाइम। दोनों मेथड में जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, याद रखना दिस इज अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। लॉजिक रिमेन्स द सेम, लॉजिक रिमेन्स द सेम, the concept, the funda remains the same, only the method of calculation changes, only the method of calculation changes, logic is same। वही you have to again whenever you calculate depreciation, जब भी आप depreciation कैलकुलेट कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा कि मैंने जिस साल मैंने depreciation कैलकुलेट किया, जिस साल के लिए मैं depreciation कैलकुलेट कर रहा हूं, उस साल मेरा एसेट कितना यूज हुआ। हो सकता है कि तुम्हारे पास एक से ज्यादा एसेट्स हो, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे एसेट हो सकते हैं। हम जस्ट एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपने 2022 राइट, आपका अकाउंटिंग ईयर है जनवरी टू दिसंबर। सो 1 जनवरी 2022 को आपने एक ट्रक खरीदा 50,000 पे। फिर आपने 1 अप्रैल 2022 को आपने एक दूसरा ट्रक खरीदा, ट्रक 2, 1 लाख पे। 1 लाख पे आपने 1 जुलाई 2022 को आपने फिर ट्रक खरीदा, ट्रक 3, 1,20,000 पे, राइट। अब आपको बोला डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 2022। एक चीज याद रखना, डेप्रिसिएशन हम लोग हमेशा साल के अंत में कैलकुलेट करते हैं। साल का अंत क्या है? 31 दिसंबर।
So you are calculating depreciation on 31st December 2022. Is it okay? Right? Now when you will calculate depreciation, you have got three assets, truck 1, truck 2 and truck 3. So T1 50,000 10%, T2 ट्रक 2 1 लाख 10% एंड T3 1,20,000 इंटू 10%. सो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, हम समझ लेते हैं, या WDV मेथड रहे. फर्स्ट ईयर तो मेरे को डिप्रिसिएशन इसी भी कैलकुलेट करना है. सो 50 1 लाख, ये सेम रेट सेम, बट व्हाट डिफर्स हियर इज द टाइम. दिस एसेट ट्रक 1 was used from January to December, this was used from April to December and this was used from July to December. So ये जो ट्रक 1 है इस पे आपको पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन, ये जो ट्रक 2 है अप्रैल से दिसंबर इसमें आपको 9 महीना का डेप्रिसिएशन, और ये 1 जुलाई को खरीदा गया तो इस पे आपको डेप्रिसिएशन 6 महीना का. सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट. दिस इज फॉर 1 ईयर, इसमें कुछ नहीं करना है. ट्रक 2 इज फॉर 9 months, so 9/12 एंड ट्रक 3 इज फॉर 3 months, तो कितना हो जाएगा 6/12. सो जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, आप 31 दिसंबर 2022 को कैलकुलेट कर रहे हैं, सो 2022 आपका साल है. सो योर ईयर इज 2022 एंड 2022 का एंड में यू आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. सो यू नीड टू सी कि 2022 में मेरे पास कितने एसेट्स हैं. तो आपके पास 3 एसेट्स है और आपको देखना पड़ेगा कौन सा एसेट को मैंने कितना यूज किया, क्योंकि तीनों एसेट का डेट ऑफ परचेज अलग था और 2022 में तीनों अलग अलग महीना के लिए, डिफरेंट महीना के लिए यूज हुआ है. लेकिन अगर हम 2023 का बात करें, 2023 का बात करें, तो 2023 में तीनों ट्रक पे डेप्रिसिएशन कितना दिन का होगा, पूरा 1 साल का होगा, क्योंकि 23 में ये लोग तीनों एक साथ पूरा शुरुआत से यूज हुए. 23 में ये तो शुरुआत से यूज हुआ, 22 में ये लोग अलग अलग दिन पे आए थे. सो दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन यू हैव टू बी वेरी फोकस कि एसेट आया कब है और जिस साल का हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं उस साल वो एसेट कितना यूज हुआ है. क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत? हाँ, क्लियर है? आगे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, एक विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक है विथ मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. क्या है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डिस्कस करेंगे, नो नीड टू वरी. जब हम आपको ये बताएंगे विदाउट मेंटेनिंग फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे. आज हमारा जो क्लास शुरू होता है वो होता है मेंटेनिंग. जब हम लोग डेप्रिसिएशन के अलावा हम लोग जब डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे विदाउट मेंटेनिंग एनी काइंड ऑफ प्रोविजन फॉर इट. नाउ 2 बेसिक चीज है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जब हम लोग उसको रिकॉर्ड्स करते हैं. तो एक, जब हम लोग एसेट खरीदते हैं उसका एंट्री, जब हम लोग एसेट खरीदते हैं तो उसका एंट्री है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो एसेट पे उसका एंट्री. याद रहे डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है. डेप्रिसिएशन क्या है हमारे लिए? ऐसा एक्सपेंस जिसके चलते कैश कभी भी बाहर नहीं जाता, नॉन कैश एक्सपेंस होता है हमारे लिए. सो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है और डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, और डेप्रिसिएशन इसका चलते क्या हो रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रहा है. सो एसेट मेरा घटेगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट. और साल के अंत में ये डेप्रिसिएशन अकाउंट जो खुला है इसको क्या कर देना है हमको, बंद. सो जब डेप्रिसिएशन खोले थे तो आपने डेबिट किया था, जब आप उसको बंद करोगे तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे. करेक्ट? और यहां पे डेबिट क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को कहां पे डालोगे, तो ये डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस. साल के अंत में सारे एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट साल के अंत में क्लोज हो जाएगा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.
आज के क्लास में हम ज्यादा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह सब टर्म्स पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, फर्स्ट क्लास है. आई वॉन्ट टू कीप इट लाइट, आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल. We have to understand what is depreciation, we have to understand that what are the two methods of calculating depreciation, and we have to understand that what is the basic accounting entries, basic treatment of depreciation को आप books of accounts में कैसे treat करते हैं. So दो एंट्री है, depreciation चार्ज करने का एंट्री जो हमने आपको बताया depreciation to asset, और दूसरा एंट्री मैंने आपको बताया depreciation अकाउंट का क्लोज करने का, राइट. सो से फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा depreciation का लेजर है, ठीक है. सो डेप्रिसिएशन का लेजर में जब आपका पहला एंट्री होगा वो ये होगा, डेप्रिसिएशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, किस कारण से, एसेट. सो यहां पे आप लिखोगे टू जो भी एसेट है उसका नाम, हो गया, डेबिट हुआ. और फिर डेप्रिसिएशन क्या हुआ, क्रेडिट. यहां पे क्या करोगे, बाय पीएल. ये जितना अमाउंट है उतना अमाउंट ये भी होगा. याद रखना कभी भी डेप्रिसिएशन का लेजर में बैलेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस आर नेवर ब्रॉट कैरिड फॉरवर्ड. जो भी उस साल का एक्सपेंसेस होता है वो उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस ऑफ द फॉर्म. सो यही डेप्रिसिएशन के लेजर में आएगा. और अगर एसेट का लेजर समझे तो ये अगर एसेट का लेजर है तो जब हमने एसेट खरीदा, एसेट मेरा इंक्रीज डेबिट, क्या कारण था, टू बैंक. और फिर देखो डेप्रिसिएशन टू एसेट, एसेट अकाउंट फिर क्या हुआ, क्रेडिट, किस कारण से, बाय डेप्रिसिएशन. क्लियर है. सो अगर ये 100 रुपया है, डेप्रिसिएशन 10 है, तो यहां पे आपको बैलेंस फिगर मिलेगा कितना, 90. और यही 90 फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ब्रॉट फॉरवर्ड. सो डेप्रिसिएशन में बेसिकली आपको दो अकाउंट, दो लेजर बनाने बोलेगा. एक एसेट का लेजर, एसेट का हिसाब रखने बोलेगा, और दूसरा डेप्रिसिएशन का हिसाब रखने बोलेगा. इसके अंदर बहुत सारा भी चीज होता है. कभी हम लोग देखेंगे कि एसेट बिकेगा, एसेट का नुकसान होगा, एसेट जल गया, एसेट बिक गया, उस सब सिचुएशन में और क्या क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे. बट एक दिन में हम लोग उतना नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे. आज का क्लास में सिर्फ यही था. यहां तक किसी को डाउट है, नहीं है.